Good morning students. Today in this video we will study about the chapter 11 in history, the making of national movement 1870s to 1947. As you know, in history already we have discussed in previous chapter. जैसा कि आप जानते हैं कि प्रीवियस चैप्टर में हमने ब्रिटिश के बारे में पढ़ा है। चैप्टर सेकंड में आपने देखा है कि किस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारे कंट्री पर यानी इंडिया पर कंट्रोल किया। जो कंपनी ट्रेड करने आई थी इंडिया में, किस तरह से उन्होंने यहाँ की पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल हर फील्ड में उन्होंने अपना कंट्रोल किया और चेंजेस किया। यहाँ पर पॉलिटिकल को चेंज किया, किस तरह से उन्होंने यहाँ पर कंट्रोल किया इंडिया में। ओके, थर्ड चैप्टर में आपने देखा कि रूलिंग द कंट्री साइड, मतलब कंट्री साइड विलेज एरिया में, रूरल एरिया में किस तरह से उन्होंने रूल किया और यहाँ का जो सिस्टम था उसको चेंज किया। नवाबों से यहाँ की पावर ले ली और उन्होंने अपने नए रूल्स बनाए। चैप्टर 4 में आपने पढ़ा ट्राइबल और डिकूज के बारे में। ठीक है, डिकूज कौन थे? आउटसाइडर ब्रिटिश। ट्राइबल्स की लाइफ कैसे प्रभावित हुई? ट्राइबल्स भी ब्रिटिश से परेशान थे क्योंकि उन्होंने नए रूल्स यहाँ बना दिए, फॉरेस्ट को रिजर्व कर दिया, तो ट्राइबल्स फॉरेस्ट पर डिपेंड रहते थे। तो फॉरेस्ट जब रिजर्व कर दिए तो ट्राइबल्स की लाइफ जो है बहुत ही डिफ़िकल्ट हो गई ब्रिटिश के आने से। चैप्टर 4 में आपने पढ़ा। 5th में आपने देखा 1857 का रिवोल्ट क्यों हुआ था। ठीक है, मैनी हिस्टोरियंस call this revolt the first revolt of the independence. इंडिपेंडेंस के लिए फर्स्ट रिवोल्ट था। ठीक है, आज़ादी का पहला रिवोल्ट था 1857 का रिवोल्ट, जो आपने चैप्टर 5 में पढ़ा। क्लियर? उसके बाद आपने चैप्टर 6 में यहाँ की एजुकेशन के बारे में पढ़ा, किस तरह से यहाँ के लोगों को सिविलाइज किया। ब्रिटिश अपने आप को सुपीरियर समझते थे और उन्होंने यहाँ की एजुकेशन में भी चेंज किया, एजुकेशन सिस्टम में चेंज किया। इंग्लिश को कंपलसरी बनाया। जो आज आप इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहे हैं ये भी अंग्रेज़ों की ही देन है। लॉर्ड मैकॉले ने सबसे पहले इंग्लिश एजुकेशन की बात कही थी इंडिया में। क्लियर? तो उन्होंने हर तरह से यहाँ पर चेंज किया, इंटरफेरेंस किया। हमारी कल्चर को भी उन्होंने पॉल्यूट करने की कोशिश की, कल्चर भी चेंज किए बहुत सारे। उन्होंने यहाँ के इंडियन के टेस्ट बदल दिए, नए नए गुड्स यहाँ पर लाए, वो इंग्लैंड से बनाते थे और इंडियन मार्केट में यहाँ पर बेचते थे। कॉटन टेक्सटाइल, ठीक है, इंडस्ट्री के इस तरह से प्रभावित हुई ब्रिटिश से। उसके बाद आपने नेक्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा कि ब्रिटिश ने किस तरह से यहाँ पर नए नए, जैसे कि हमारे कंट्री में जो सिस्टम थे, ठीक है, उसको चेंज किया, रिफॉर्म्स किए कितने। ठीक है, रिफॉर्म्स एंड एजुकेशन आपने पढ़ा उसमें। इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट द नेशनल मूवमेंट। इस चैप्टर में हम नेशनल मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे, उन नेशनल मूवमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे जो 1870 से 1947 के बीच में चलाए गए, जो देश को आज़ाद कराने के लिए चलाए गए, फ्रीडम के लिए चलाए गए, और जिसमें बहुत सारे रिवॉल्यूशनरी ने और नेशनल लीडर्स ने पार्टिसिपेट किया। उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। किस तरह से महात्मा गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाया, ठीक है, और महात्मा गांधी ने बहुत सारे मूवमेंट चलाए आज़ादी के लिए, फ्रीडम के लिए। इसके अलावा जो कांग्रेस के लीडर थे जैसे बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, ठीक है, लाला लाजपत राय, इनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा, कांग्रेस का किस तरह से इमरजेंस रहा, ठीक है, किस तरह से उसका फॉर्मेशन हुआ, वो सब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे और इस चैप्टर में जानेंगे कि किस तरह से हमें आज़ादी मिली ब्रिटिश रूल से। तो फर्स्टली वी विल स्टार्ट। फर्स्ट टॉपिक है द इमरजेंस ऑफ नेशनलिज्म। सबसे पहले आता है कि नेशनलिज्म किसे कहते हैं। नेशनलिज्म मतलब राष्ट्रवाद। ठीक है, आपने जैसे बहुत सारे वाद पढ़े हैं, ठीक है, राष्ट्रवाद भी ऐसे ही। राष्ट्रवाद मतलब राष्ट्र के बारे में सोचना, अपनी कंट्री के बारे में सोचना, फीलिंग्स लाना। ओके, क्योंकि पहले हमारे कंट्री की जब ब्रिटिश रूल था यहाँ पर कोई पॉलिटिकल बाउंड्री नहीं थी। क्लियर? और लोगों को ये दिख रहा था कि इस कंट्री का क्या होगा, ठीक है, और जो ब्रिटिश हैं वो यहाँ के रिसोर्स का यूज कर रहे थे, यहाँ के लोगों का यूज कर रहे थे, यहाँ की पॉपुलेशन का, अपने रूल्स बनाते थे वो जिनसे उनको बेनिफिट होता था।
यहाँ की जनता को एक्सप्लॉइट करते थे। क्लियर? तो लोगों के मन में धीरे धीरे ये आता था कि इंडिया किसका कंट्री होगा, ठीक है, और किसके लिए होगा। आंसर ये मिलता था कि इंडिया इंडियंस के लिए। इंडियंस कौन थे? जो इंडिया में रहते थे, ठीक है, अंडरस्टूड। और जितने भी रिसोर्स होंगे वो सब उन्हीं के लिए होने चाहिए, जबकि जो ब्रिटिश है वो उनका रिसोर्स कर रहे हैं। अब इनके माइंड में आता था कि जब तक ब्रिटिश का कंट्रोल यहाँ से नहीं हटेगा इंडिया से, तब तक इंडिया इंडियंस का नहीं होगा, तब तक इंडिया के रिसोर्स यहाँ के लोगों के नहीं होंगे। तो धीरे धीरे इस तरह की फीलिंग्स आने लगी और लोगों ने नेशनलिज्म के बारे में सोचना स्टार्ट किया। दूसरे, इससे पहले जैसे आपने पढ़ा है और आप 9th क्लास में जाएंगे पढ़ेंगे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में कि वहाँ पर किस तरह से धीरे धीरे चेंजेज आए, डेमोक्रेसी आई। क्लियर? तो कुछ लोग जो पढ़े लिखे लोग थे, समाज के पढ़ा लिखा जो वर्ग था, जो रिच फैमिली से थे और पढ़े लिखे थे, क्योंकि आपने पहले देखा कि जो धनी लोग होते थे उन्हीं की फैमिली से लोग पढ़ते थे, हर एक को एजुकेशन नहीं मिलती थी। हमारे कंट्री में भी यही कंडीशन थी कि हर व्यक्ति को एजुकेशन नहीं मिल पाती थी, एजुकेशन के साधन नहीं थे, इतने स्कूल नहीं थे, ठीक है। तो जो धनी लोग होते थे वो पढ़े लिख जाते थे, कुछ उसमें लॉयर थे। अब उन्होंने अपने कंट्री की पॉलिटी के बारे में, पॉलिटिकल चेंजेस के बारे में सोचना स्टार्ट किया, ठीक है, किस तरह से लोगों को फ्रीडम मिले, किस तरह से स्वराज आए यहाँ पर, उसके बारे में उन्होंने सोचा। और उसके लिए यहाँ पर नए नए एसोसिएशन बनने लगे, जैसे कि आप पढ़ेंगे द पूना सार्वजनिक सभा, ठीक है। इस तरह के पॉलिटिकल क्लब इनको कह सकते हैं, या सभाएं, एसोसिएशन गठित होने लगी हमारे कंट्री में उस समय। अंडरस्टूड? अभी हम, क्योंकि इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे 1870 के बाद, ठीक है, और 1947 तक। सार्वजनिक का मतलब होता है सबके लिए, सार्वजनिक, सब लोगों के लिए, ऑल पीपल्स के लिए, ठीक है। सर्व मीन्स ऑल, जेनिक्स मीन्स जन, जो यहाँ के पीपल हैं। तो सार्वजनिक का मतलब यही होता है टू ऑल पीपल। द पूना सार्वजनिक सभा गठित कहाँ पर हुई? पूना में, ठीक है। द इंडियन एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन ये भी एक फॉर्म बना, ग्रुप बना। द मद्रास महाजन सभा, ठीक है, एंड द इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब हम इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में डिस्कस करेंगे। किसने इसको फाइंड किया, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस को अगर आप देखेंगे तो ऐसा नहीं कि हमारे कंट्री के जो पढ़े लिखे लोग थे वही इसके बारे में सोचते थे, कुछ ब्रिटिश भी थे, जिसमें A.O. ह्यूम, ठीक है, A.O. ह्यूम एक रिटायर्ड सिविल सर्वेंट थे जिन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को फाइंड किया था। ही वॉज द फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, INC, ठीक है। INC का मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसने फाइंड किया था A.O. ह्यूम ने। लेकिन इसके अलावा और भी कांग्रेस के कुछ लीडर्स थे, 72 डेलीगेट्स, जिन्होंने इनके साथ मिलकर इंडियन नेशनल कांग्रेस को फाइंड किया था, ठीक है। अब इनका क्या रोल रहा देश को आज़ाद कराने में, फ्रीडम को गेट करने में, स्वराज लाने में कांग्रेस का क्या रोल रहा, ये हम पढ़ेंगे। और इससे पहले हम देखेंगे कि 1878 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने आर्म्स एक्ट को पास किया था, ठीक है। आर्म्स एक्ट क्या था? आर्म एक्ट ये था कि मतलब बिना ब्रिटिश की परमिशन के कोई भी इंडियंस कोई भी वेपन्स नहीं रख सकता था, आर्म्स नहीं रख सकता था, ठीक है। तो लोग उससे नाराज हो गए, क्योंकि ब्रिटिश इस तरह के एक्ट पास करते थे जो केवल ब्रिटिश को पावर देते थे, सुपीरियर बनाते थे, और इंडियंस को वो इन्फीरियर करते थे। इस तरह के वो रूल्स बनाते थे, क्लियर। इसी तरह से उन्होंने वर्नाकुलर एक्ट पास किया, ठीक है। और 1883 में इल्बर्ट बिल आया, ठीक है। इल्बर्ट बिल क्या था, इसके बारे में पढ़ेंगे। इल्बर्ट बिल के अकॉर्डिंग, जैसा कि आपने देखा है, इल्बर्ट बिल ने पास किया था, लॉर्ड इल्बर्ट ने, ठीक है। और इल्बर्ट बिल क्या था, क्योंकि इसमें जो इंडियंस थे, इंडियंस जज होते थे, कुछ ब्रिटिश जज होते थे, ठीक है। तो ब्रिटिश जज जो यूरोपियन थे या ब्रिटिश थे, केवल उन्हीं की
पैरवी करते थे, उन्हीं के केस हैंडल करते थे। लेकिन इल्बर्ट बिल के अकॉर्डिंग अब इन्होंने ये नियम बना दिया लॉर्ड इल्बर्ट ने कि अब इंडियन जज जो हैं वो भी ब्रिटिश के केस को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ब्रिटिश को ये बुरा लगा, क्योंकि उन्होंने देखा कि इंडियंस को भी इन्होंने हमारे इक्वल कर दिया है इस इल्बर्ट बिल के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो उनको, क्योंकि वो अपने आप को सुपीरियर समझते थे और इससे एक रेशियल डिफरेंस आता था कि ब्रिटिश सुपीरियर है, इंडियंस जो हैं वो उनके गुलाम हैं। तो इस तरह से की भावना करते हुए उन्होंने इल्बर्ट बिल को वापस कर दिया था, नहीं माना था ब्रिटिश ने, ठीक है। तो इसके बारे में और आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।